हेलो स्टूडेंट, ये बायोमोलिक्यूल का वीडियो नंबर 2 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हमने मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड डिस्कस कर लिया था। थर्ड है हमारा दैट इज पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड क्या होता है? दीज आर कार्बोहाइड्रेट, ये वह कार्बोहाइड्रेट है। दीज आर द कार्बोहाइड्रेट वह कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस जो कि जल अपघटन के बाद या विच ऑन हाइड्रोलिसिस टू गेट लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स, क्लियर, मोर देन 10 मोनोसैकराइड molecule are called polysaccharide, क्लियर। तो पॉलीसेक्राइड वह कार्बोहाइड्रेट है जो कि जल अपघटन के फलस्वरूप मोनोसेक्राइड के ढेर सारे अणु देता है, उसे हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, क्लियर, ये सब क्या है आपके? दैट इज पॉलीसेक्राइड, क्लियर। और जैसे स्टार्च जो है इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो ग्लूकोज के ढेर सारे मॉलिक्यूल बनते हैं, क्लियर। सेलुलोज का भी जल अपघटन होने पर ग्लूकोज के ढेर सारे मॉलिक्यूल, ग्लाइकोजन से भी ढेर सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्राप्त होते, क्लियर है। इसके अलावा पॉलीसेक्राइड का जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला ऑफ पॉलीसेक्राइड, जनरल फॉर्मूला ऑफ पॉलीसेक्राइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? दैट इज C6H10O5 का होल n, क्लियर, C6H10O5 का होल n, दैट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड का ये सामान्य सूत्र होता है, क्लियर। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हाइड्रोलिसिस के आधार पर। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट खाने में या उनका जो टेस्ट होता है मीठा होता है और कुछ का टेस्ट मीठा नहीं होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं उन्हें शुगर कहते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते उन्हें हम नॉन शुगर कहते हैं, क्लियर। तो क्यों अब आप अपने डेली रूटीन में कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट आप जो है अपने खाने में डेली कार्बोहाइड्रेट को ले लें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट खाने से हमें बहुत ढेर सारी मात्रा में एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से हमारी बॉडी किसी भी काम को करने में सक्षम रहती है। जैसे आप रोटी है, चावल है, आलू है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट है, क्लियर है। लेकिन वहां पर कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में? पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में। अब कुछ कार्बोहाइड्रेट आपको जब आप कुछ कार्बोहाइड्रेट को जब आप खाते हैं तो आपको मीठा लगता है, और कुछ को खाने पे मीठा नहीं लगता, बहुत ही माइन्यूट सा आपको फील होगा, नहीं तो मीठा नहीं फील होगा। तो जिनका टेस्ट मीठा होता है उसे शुगर, और जिसका टेस्ट मीठा नहीं होता उसे नॉन शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट को उसके टेस्ट के आधार पर दो भागों में क्लासिफाई किया गया। पहला क्या है? शुगर। तो शुगर किसे कहते हैं या नॉन शुगर किसे कहते हैं? शुगर क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट विच आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट, वह कार्बोहाइड्रेट जो जिनका स्वाद मीठा होता है। तो द कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड शुगर, क्लियर। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका टेस्ट मीठा होता है उसे हम शुगर कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं। तो एग्जाम्पल में देखेंगे कौन से कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट मीठा होता है, कौन से कार्बोहाइड्रेट शुगर के अंतर्गत आते हैं। दैट इज मोनोसेक्राइड। जितने मोनोसेक्राइड हैं सब के सब शुगर हैं। इसके अलावा जितने भी डाइसेक्राइड हैं सब के सब जो होते हैं उनका टेस्ट मीठा होता है। मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज, मोनोसेक्राइड में आप ग्लूकोज को ले लेते, तो ग्लूकोज आप देखते हैं ग्लूकोज बहुत मीठा होता है, ग्लूकोज का टेस्ट बहुत मीठा होता है तो शुगर आ गया। शुगर उसके अंदर डाइसेक्राइड में जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज क्या? चीनी, चीनी तो मीठा ही, केन शुगर।
तो मीठा होता है। तो डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड दोनों का टेस्ट मीठा होता है, इसलिए दोनों शुगर के अंतर्गत आ गए। दूसरा है दैट इज नॉन शुगर। तो नॉन शुगर क्या होंगे? नॉन शुगर वो कार्बोहाइड्रेट जिनका टेस्ट मीठा नहीं होता है। तो द carbohydrates which are not sweet in taste are called नॉन शुगर। उसे हम क्या कहते हैं? नॉन शुगर कहते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका टेस्ट स्वाद मीठा नहीं होता उसे नॉन शुगर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लें पॉलीसेकेराइड। जितने पॉलीसेकेराइड्स हैं सबका टेस्ट मीठा नहीं होता। जैसे पॉलीसेकेराइड में आप स्टार्च किसमें पाया जाता है? स्टार्च जैसे आप आलू खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, इन सब में क्या होता है? इन सब में स्टार्च, इन सब में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में उपस्थित है। और जब आप इसको खाते हैं तो आपको मीठा नहीं लगता, बहुत माइन्यूट सा मीठा फील होगा, इसलिए कि हाँ वो कार्बोहाइड्रेट है। और एक्चुअल में ग्लूकोज या सुक्रोज की तरह इनका टेस्ट मीठा नहीं होता है, बट दे आर कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट हैं और ये पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में जैसे ही हम इसको खाते हैं हमारी बॉडी में जाता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पाचन तंत्र इनको हमारे भोजन को पचाता है और जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन होने पर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। और वो उस ग्लूकोज से फिर हमें फाइनली एनर्जी मिलती है। क्योंकि ग्लूकोज जो है वो मोनोसेकेराइड है और आपको पता है कि मोनोसेकेराइड क्या है? सभी कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई। कार्बोहाइड्रेट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? आपका मोनोसेकेराइड है। क्लियर? सिंपली ग्लूकोज आप जनरली आप दिमाग में याद रखिए। कहने का मतलब यदि हमने पॉलीमर चैप्टर डिस्कस करेंगे इसके आगे, तो पॉलीमर में आप देखेंगे कि पॉलीमर जो बड़े मॉलिक्यूल हैं उनको पॉलीमर और जिन छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उसे मोनोमर कहते हैं। तो मोनोमर, यहाँ पर मोनोमर क्या हो गया? जो छोटी इकाई क्या है आपकी? मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज आपका मोनोमर हो गया और कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया? एक प्रकार का पॉलीमर। क्लियर? आई बात समझ में? अगला क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट का अगला क्लासिफिकेशन, इसको दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या होता है? तो पहले हम देखेंगे दैट इज रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर या रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? वह कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हैं जो कि क्या करते हैं? वो फिलिंग सॉल्यूशन और टॉलिंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करते। तो द कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस करते हैं, द कार्बोहाइड्रेट which can reduce टॉलेंस अभिकर्मक, दैट इज अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, ये दोनों अभिकर्मक हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट में इनका यूज होता है। क्लियर? तो वह कार्बोहाइड्रेट जो कि टॉलिंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलिंस अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को रिड्यूस करते हैं, उसे हम क्या करते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। उसे हम रिड्यूसिंग शुगर करते हैं। कार्बोहाइड्रेट विच कैन रिड्यूस टॉलिंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। उसे हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर जो रिड्यूस करे, किसको रिड्यूस करे? टॉलिंस, वो कार्बोहाइड्रेट जो टॉलिंस रिएजेंट और फेलिंग विलयन को रिड्यूस करता है उसे हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अब रिड्यूस कौन करेगा? रिड्यूस कौन कर सकता है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है रिड्यूस कर सकता है? तो रिड्यूस वो करेगा जिसके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप फ्री होगा। रिड्यूसिंग शुगर कंटेन, जो रिड्यूसिंग शुगर होंगे, रिड्यूसिंग शुगर कंटेन्स, जो रिड्यूसिंग शुगर होंगे उनके पास होंगे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, फ्री एल्डिहाइड और
कीटोन ग्रुप। क्लियर। तो जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं उनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, यानी कि वही कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग शुगर होंगे जिनके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होगा। जैसे एग्जांपल, अब रिड्यूसिंग शुगर कौन से हैं? जितने भी मोनोसेक्राइड हैं, ऑल मोनोसेक्राइड, जितने मोनोसेक्राइड हैं सब के सब आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, क्योंकि इनके पास इनका एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री होता है, बड़े आसानी से वो रिड्यूस हो जाएंगे। क्लियर है? रिड्यूस कर देंगे तो मोनोसेक्राइड। इसके अलावा डाइसेक्राइड में आप देखेंगे तो डाइसेक्राइड में आपका सुक्रोज, डाइसेक्राइड जो है वो रिड्यूसिंग भी हो सकता है, नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकता है। तो डाइसेक्राइड में कौन सा रिड्यूसिंग होगा? डाइसेक्राइड का मतलब दो मोनोसेक्राइड, तो दोनों मोनोसेक्राइड में से यदि एक का भी एल्डिहाइड या कीटोन फ्री हुआ तो रिड्यूसिंग होगा। यदि दोनों एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप जो है यदि फ्री नहीं है, दोनों कार्बोनल ग्रुप यदि फ्री नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग होगा। यदि कार्बोनल ग्रुप एक भी फ्री उपस्थित हुआ तो वो रिड्यूसिंग होगा, और एक भी कार्बोनल ग्रुप फ्री नहीं हुआ तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। जैसे सुक्रोज हम देखें तो सुक्रोज क्या होगा? सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, बट माल्टोज को देखें तो माल्टोज क्या है? आपका रिड्यूसिंग शुगर है। माल्टोज क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है, और माल्टोज एक प्रकार का डाइसेक्राइड है, जबकि सुक्रोज क्या है? सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे दैट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? वह कार्बोहाइड्रेट जो कि टॉलिन्स और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करते हैं। तो द कार्बोहाइड्रेट्स which cannot reduce टॉलिन्स reagent और failing solution are called non-reducing sugar or called non-reducing sugar. क्लियर? नॉन रिड्यूसिंग शुगर वह कार्बोहाइड्रेट जो कि टॉलिन्स और फेलिंग विलियन को रिड्यूस नहीं करते, उसे हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के पास फ्री फंक्शनल ग्रुप उपस्थित नहीं होता है। जैसे जितने पॉलीसेक्राइड हैं, पॉलीसेक्राइड्स आपके क्या होते हैं? सारे के सारे पॉलीसेक्राइड आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं। इसके अलावा आपका जो सुक्रोज है, क्लियर, सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता। क्लियर है? ये अब हम डिस्कस करेंगे। अब तक हमने क्या डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया। बायोमोलिक्यूल में हमें ढेर सारे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने। हमने फर्स्ट बायोमोलिक्यूल कंसीडर किया कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन अब कंप्लीट हो गया, दैट इज मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिगो में डाइसेक्राइड डिस्कस किया। और उसके बाद शुगर किसे कहते हैं, नॉन शुगर किसे कहते हैं। इसके अलावा हम रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं, अपचायक शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं। क्लियर? ये हमने क्लासिफाई कर लिया कि शुगर या कार्बोहाइड्रेट को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया। अब हमको डिस्कस करना है कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। तो डिटेल में हम किस किस को लेंगे? मोनोसेक्राइड को लेंगे, डाइसेक्राइड को लेंगे और पॉलीसेक्राइड को लेंगे। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है दैट इज मोनोसेक्राइड। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड क्या होता है? अभी हमने बताया मोनोसेक्राइड वह कार्बोहाइड्रेट है जो कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है। और कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई को मोनोसेक्राइड कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई को हम मोनोसेक्राइड कहते हैं। अब तक कितने मोनोसेक्राइड नेचर में पाए गए? 20 मोनोसेक्राइड जो हैं नेचर में लगभग 20 मोनोसेक्राइड उपस्थित हैं। क्लियर? इसके अलावा जो मोनोसेक्राइड होते हैं उसका जल अपघटन नहीं होता है क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। क्लियर? मोनोसेक्राइड में क्या क्या चीजें हैं आप देखेंगे। मोनोसेक्राइड में एग्जांपल में आप देखेंगे दैट इज ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सब बताया मैंने। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मैनोज है। क्लियर? इसके अलावा गैलेक्टोज है,
और जितने भी आपके मोनोसेक्राइड हैं सभी का फॉर्मूला क्या होगा, सभी के फॉर्मूले C6H12O6, सभी के अणु सूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड, ये मोनोसेक्राइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्लियर है। तो ये C6H12O6 दैट इज मोनोसेक्राइड। अब एक चीज और, अब मोनोसेक्राइड जितने भी मोनोसेक्राइड हैं, चाहे ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज हो, मैनोज हो, गैलेक्टोज, यदि सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है, अणु सूत्र आपका सेम है, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ग्लूकोज है, ये फ्रुक्टोज है या मैनोज है या आपका गैलेक्टोज है, इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसके अणु सूत्र के साथ, मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ हमें इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी पता होना चाहिए। इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि किस मोनोसेक्राइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है। जैसे ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, जबकि फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो मोनोसेक्राइड को या कार्बोहाइड्रेट को फंक्शनल ग्रुप के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया, दैट इज एल्डोज एंड कीटोज। तो एल्डोज और कीटोज क्या होता है, यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। एल्डोज क्या होता है? एल्डोज वो मोनोसेक्राइड जिनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड उपस्थित होता है। तो मोनोसेक्राइड containing aldehyde functional group are called एल्डोज। इसे हम क्या कहते हैं? एल्डोज। तो एल्डोज किसे कहते हैं? एल्डोज वो मोनोसेक्राइड जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या उपस्थित होता है, दैट इज एल्डिहाइड। एग्जाम्पल दैट इज ग्लूकोज। इसी तरीके से कीटोज, ओज वर्ड इंडिकेट करता है कि हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। तो आपका कीटोज क्या हो जाएगा? मोनोसेक्राइड्स कंटेनिंग कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कंटेनिंग कीटोन फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? तो वो कार्बोहाइड्रेट, वो मोनोसेक्राइड जिसमें आपका जो क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, वो कीटोन होता है, तो उसे हम कीटोज कहते हैं। क्लियर? कीटोज कहते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देखें दैट इज फ्रक्टोज। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के बीच में आप देखेंगे कि मेन डिफरेंस फंक्शनल ग्रुप का है। क्लियर? अब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेंगे, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, इन सभी का स्ट्रक्चर देख लेंगे हम। जैसे ग्लूकोज है हमारे पास, तो ग्लूकोज को आप ओपन करें तो ग्लूकोज में आप देखेंगे तो ग्लूकोज की, हम सिर्फ ग्लूकोज की यदि हम बात करें थोड़ा सा, तो ग्लूकोज में आप देखेंगे ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम, फॉर्मूला C6H12O6 अणु सूत्र हो गया, यानी इसमें टोटल कितने कार्बन है? टोटल 6 कार्बन एटम इसमें उपस्थित हैं। इसमें 6 कार्बन एटम उपस्थित होते हैं एक स्ट्रेट चेन में। इसके अलावा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप CHO ग्रुप उपस्थित होता है एज ए फंक्शनल ग्रुप के रूप में। क्लियर? इसके अलावा हम देखेंगे तो इसमें आपके जो है 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित होते हैं। 5 OH ग्रुप उपस्थित होता, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित होता है, जिसमें से 4 सेकेंडरी होता है और 1 प्राइमरी होता है। क्लियर? पोजीशन के आधार पर। तो ग्लूकोज की संरचना हम देखें सिंपली, यदि हम ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज की संरचना कुछ इस तरीके से देखिए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 वाले कार्बन पे CH2OH और फर्स्ट वाले कार्बन पे CHO, कितने कार्बन बच गए? 4। और थर्ड वाले कार्बन पर OH जो होगा वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी सभी पर OH आपका राइट हैंड साइड में। क्लियर? दैट इज ग्लूकोज, या इसी को कहते हैं D+ ग्लूकोज। ये क्या है आपका? ग्लूकोज कह सकते हैं, या इसी कह सकते हैं D ग्लूकोज। दैट इज ग्लूकोज। तो हम यहाँ पर ग्लूकोज ही लिख देते हैं। क्लियर? इस तरीके से फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी C6H12O6, C1 2 3 4 5 6 वाले पर CH2OH कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन नंबर 2 पर उपस्थित होगा।
क्लियर है। और कार्बन नंबर 1 पर यदि कीटोनिक फंक्शन ग्रुप है, फ्रक्टोज है, तो कार्बन नंबर 2 पर आपका C डबल बॉन्ड होगा, कार्बन नंबर 1 और 2 पर 1 और 2 5 6 पर CH2OH ही होगा। देखिए नंबरिंग निकाल लेंगे 1 मिनट। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 6। कार्बन नंबर 1 और 6 पर CH2OH, कार्बन नंबर 2 पर C डबल बॉन्ड O, और बाकी आप क्या करेंगे देखिए कार्बन नंबर 3 पर OH लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी में राइट हैंड साइड में। तो ये आपका बन गया दैट इज फ्रक्टोज। ये क्या बन गया? फ्रक्टोज। क्लियर। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 CH2OH, कार्बन नंबर 1 पर CHO। अब हमको क्या बनाना है? दैट इज गैलेक्टोज। अब हमको गैलेक्टोज बनाना है तो देखिए कार्बन नंबर 3 पर OH आपका लेफ्ट हैंड में, कार्बन नंबर 3 और 4 पर OH लेफ्ट हैंड साइड में, और आपका 3 और 4 पर लेफ्ट हैंड साइड में, और 2 देखिए 2 पर और 5 पर OH राइट हैंड साइड में। बाकी सब जगह हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, दैट इज गैलेक्टोज। देखेंगे ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन अलग है। क्लियर। इसी तरीके से हम मैनोज भी देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो आप देखेंगे 6 पर CH2OH, 1 पर CHO, और कार्बन नंबर 3 पर कार्बन नंबर 3 और 2 पर OH लेफ्ट हैंड साइड पर, और 4 और 5 पर राइट हैंड साइड में। बाकी सब जगह H लगा दीजिए। ये हो गया दैट इज मैनोज। क्लियर। और सभी D फॉर्म है, D ग्लूकोज, D फ्रक्टोज, D गैलेक्टोज एंड D मैनोज। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सभी में D क्या होता है, L क्या होता है, अभी मैं बताती हूँ। तो एक चीज बस यहाँ पर आप याद रखिए, D के लिए क्यों यहाँ पे सभी D फॉर्म है, क्योंकि कार्बन नंबर 6 पर CH2OH है, और CH2OH के बगल वाले कार्बन पर यदि OH ग्रुप राइट हैंड साइड में हो तो सबके सब D पर होंगे। तो आप देख रहे हैं कार्बन नंबर 6 के बगल में OH ग्रुप है बगल वाले कार्बन पर, और सभी में राइट हैंड साइड में, इसलिए ये आपका D फॉर्म हो गया। तो D और L फॉर्म क्या होता है, D एंड L कॉन्फ़िगरेशन, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे D एंड L कॉन्फ़िगरेशन। तो मोनोसैकेराइड हमने देख लिया, अब D एंड L कॉन्फ़िगरेशन हमको डिस्कस करना है। तो D कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, L कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।